हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 8 मल्हार बुक का 7 चैप्टर, जो कि एक कविता है, मत बांधो, इसकी सप्रसंग व्याख्या। सभी बच्चे जो वीडियो में मौजूद हैं वो जरा लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन बच्चे वीडियो को देख कर गए हैं। और अटेंडेंस लगाने के बाद हम शुरू करते हैं मत बांधो कविता की व्याख्या। पहले मैं इस कविता में जो कवि हैं जिन्होंने इस कविता को लिखा है, कवित्री हैं वो, उसका परिचय दे देती हूँ आपको कि कवित्री कौन है। ये है इस कविता की कवित्री का परिचय। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा ने मत बांधो कविता लिखी है। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने छोटी उम्र से ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। बच्चों के लिए उन्होंने 12 मासा, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी जैसी अनेक कविताएं लिखी हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने भावपूर्ण गद्य यानी कि कहानियाँ भी लिखी हैं, जैसे मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी। इस तरह की कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। उनके द्वारा लिखे गए गद्य के चरित्र पाठकों को याद रह जाने वाले होते हैं। मतलब कहानी के जो पात्र होते हैं, उनके कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी कहानी में जो वो कैरेक्टर्स ऐसे वो लेते हैं कि जो भी उस कहानी को पढ़ता है उन्हें हमेशा याद रहता है कि हमने उसमें एक इस नाम का कैरेक्टर पढ़ा था। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीप शिखा उनके चर्चित कविता संग्रह हैं। इन नामों से उनकी कविताओं की किताबें भी आ चुकी हैं। उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न महादेवी वर्मा एक चित्रकार भी थी। ड्राइंग बहुत अच्छी थी महादेवी वर्मा की। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है। पता है इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की नगद राशि मिलती है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और सरस्वती माता का एक प्रतिमा भी मिलती है जो कि कांस्य की, ब्रॉन्ज की बनी हुई होती है। हम कवि परिचय के बाद इस कविता की व्याख्या मैं आपको समझाऊं, इससे पहले मैं आपको कविता की समरी पढ़कर सुना देती हूँ, जिससे क्या होगा कि आपके दिमाग में ये रहेगा कि इस कविता में एक्चुअल में है क्या, कहा क्या गया है, तो आपको जो व्याख्या है वो समझने में आसानी हो जाएगी। तो प्रस्तुत कविता महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। ये तो कवि परिचय में आपको पता चल गया। महादेवी वर्मा जो है वो रहस्यवाद या छायावाद की प्रमुख कवित्री हैं। जिस समय छायावाद की और रहस्यवाद की कविताएं लिखी जा रही थी उस समय की कवित्री हैं ये। अपनी कविता मत बांधो में वे सपनों की उड़ान को महत्व देती हैं। जो आप सपने देखते हैं ना कि मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, उन्हीं सपनों को उड़ान देने के महत्व की बात कर रही हैं वो। हमारे सपनों को पंख मिलने चाहिए, अर्थात जीवन को लेकर हम जो सपने देखते हैं उनके विस्तार को हमें रोकना नहीं चाहिए। मतलब बच्चे अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो भी काम करते हैं उस काम को रोकना नहीं चाहिए, उन्हें करने देना चाहिए, बल्कि स्वच्छंद आसमान में उड़ने देना चाहिए। कवित्री का मानना ये है कि भविष्य को लेकर देखे गए सपनों को गति देने का प्रयास करना चाहिए। वे आरोह अवरोह जैसी अपनी मनचाही दिशा में बहना चाहें, उन्हें बहने देना चाहिए। हमें उन सपनों को किसी भी प्रकार बांधना नहीं चाहिए, बल्कि कल्पनाओं की उड़ान को इच्छा अनुसार आज़ादी से उड़ने देना चाहिए। ऐसा करने से मन में हमेशा संतोष रहेगा और साथ ही साथ कुछ अच्छा कार्य भी हम कर पाएंगे। कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार सुगंध आकाश में उड़ जाती है फिर कभी लौट कर नहीं आती, उसी तरह से सपने भी जब एक बार हमारे चले जाते हैं ना तो फिर कभी लौट कर नहीं आते हैं। जैसे बीज अगर धूल में गिर जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें अंकुरित ना हो, मतलब पौधा उसमें से न निकले। उसी प्रकार से सपनों को भी अगर हम कोई बाधा पहुंचाएंगे तो वो भी कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार धरा पर अग्नि जलती है
लेकिन जो धुआं होता है वो तो आकाश में उड़ जाता है। ठीक उसी तरह से सपने भी हमारे दिल में जन्म लेते हैं, लेकिन हम अगर उन्हें पूरा करने का प्रयास न करें तो वो धुएं की भांति आकाश में कहीं खो जाएंगे और तब हमारी आंखों में ही सपने रह जाएंगे, मतलब हम उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें आज़ाद छोड़ देना चाहिए। तो अब करते हैं हम इस कविता की व्याख्या प्रसंग के साथ। पहली पंक्तियां हैं, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो, सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है, बीज धूली में गिर जाता जो वह नभ में कब उड़ पाता है, अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है। सपनों में दोनों ही गति हैं, उड़कर आँखों में आता है, इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत रोको। इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ हैं सौरभ सुगंध, नभ आकाश, धूली धूर, अग्नि आग, मंडराना घूमना, आरोहण ऊपर जाना और अवरोहण नीचे आना। अब एक एक पंक्ति का हम अर्थ करते जाते हैं। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। कवित्री यहाँ कह रही हैं कि जो सपने हम देखते हैं, यानी अपने जीवन में जो भी काम हम करना चाहते हैं, अपने जीवन में जो भी सपने हम देखते हैं उनके पंख मत काटो, यानी कि उनको उड़ान देना मत छोड़ो, यानी कि उनको साकार करने के लिए प्रयास करना मत छोड़ो। इन सपनों की गति मत बांधो, जो भी सपने आपने अपने जीवन के लिए देखे हैं उनकी गति यानी उनकी चाल को बांधो मत, उनकी चाल को धीमा मत करो, अर्थात सपनों को स्वतंत्र आकाश में उड़ने दो। कवित्री ये कहना चाहती हैं कि जो कुछ भी आपने अपने जीवन में करने का सोचा है उसको करने की कोशिश करो, सिर्फ सोचो नहीं, उसे करने की कोशिश करो। जब कोशिश करोगे तभी वो सपने आपके पूरे होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना, ना तो पंख काटने हैं और ना ही गति को बांधना है, यानी कि उड़ना है, पंख होने चाहिए, मतलब उसको पूरा करने के लिए कोशिश करनी है। गति हमेशा चलते रहना है, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते रहना है कि आपके सपने पूरे होते रहें। आगे कवित्री लिखती हैं, सौरभ उड़ जाता है नभ में। सौरभ का अर्थ है सुगंध, खुशबू। देखो कहीं भी कोई खुशबू हो ना, थोड़ी देर के बाद वो उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, वो नभ में आकाश में चली जाती है। फूलों की खुशबू है तो वो भी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। फूल रखिए आप घर में, एक दिन बहुत खुशबू आएगी, दूसरे दिन उनकी खुशबू आने बंद हो जाएगी। आप परफ्यूम का यूज़ करते हैं बॉडी पर, सुबह से शाम तक रहती है, उसके बाद वो खुशबू भी खत्म हो जाती है। तो जो सुगंध है वो तो आसमान में उड़ जाती है, फिर वह लौट कहाँ आता है, बीज धूली में गिर जाता जो बीज धूल में गिर जाता है, यानी जो बीज धूल में गिरकर अंकुरित नहीं होता, जो बीज मिट्टी में गिरता तो है लेकिन उसके अंकुर नहीं फूटते हैं, उसमें से पौधा नहीं निकलता है, तो उसी प्रकार से अगर सपनों की गति में भी हम रुकावट डालेंगे तो वो भी कभी पूरे नहीं होंगे। वह नभ में कब उड़ पाता है, फिर वो कभी भी आसमान में उड़ नहीं पाता जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश नहीं करता है। तो कुल मिलाकर कवित्री ने कहा कि जिस प्रकार सुगंध हवा में उड़कर कहीं खो जाती है, वैसे ही सपने भी अधूरे रहकर कहीं खो जाते हैं। इसलिए हमें सपनों को बांध कर नहीं रखना है, सपनों को उड़ने देना है। यानी हमने अपने भविष्य के लिए जो भी सपने देखे हैं उन सपनों को हमें गति देनी है, उन्हें बांध कर नहीं रखना है। अगर हमने उन्हें यूं ही छोड़ दिया तो वो बीज की तरह धूल में गिर जाएंगे और अंकुरित नहीं होंगे, तो उनसे पौधे नहीं निकलेंगे। उन्हें क्या करना पड़ता है, हवा पानी देना पड़ता है। जैसे बीज को मिट्टी में डाल करने के बाद उसे पानी देना पड़ता है, रोज़ खाद देनी पड़ती है, इसी तरह से सपनों को पूरा करने के लिए भी हमें कोशिश करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं। अगर नहीं करेंगे तो वो बीज मिट्टी में गिरकर कहीं खो जाएगा, यानी वो सपना हमारा टूट जाएगा, फिर वो सपना पूरा नहीं हो सकता है। अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है।
इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि जब हम धरती पर आग जलाते हैं ना, तो अग्नि सदा धरती पर जलती, आग तो हमेशा हम धरती पर ही जलाते हैं, लेकिन उसका जो धूम यानी धुआं होता है वो धुआं ऊपर उठकर आकाश में चला जाता है और आकाश में मंडराता है। ठीक उसी तरह से सपने हमारे दिल में जन्म लेते हैं, लेकिन अगर हमने उन्हें पूरा करने की कोशिश नहीं की तो फिर वो धुआं बनकर कहीं खो जाएंगे। सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आँखों में आता है। कवित्री कहती हैं कि सपनों में दोनों की ही विशेषताएं होती हैं। वो अग्नि जैसे धरती पर जलती है, उसी तरह से सपना हमारे हृदय में पनपता है, हमारे दिल में पैदा होता है सपना। धूम गगन में मंडराता, जैसे धुआं आसमान में घूमता है, आसमान में चला जाता है उठ करके, उसी तरह से जो हमारी कल्पनाएं होती हैं वो भी उड़ान भरती हैं, वो भी आसमान की तरफ जाती हैं, वो भी बुलंदियों की तरफ जाती हैं। अगर हम कोशिश करते हैं तो हमारे सपने जो हैं वो ऊंचाइयों को छूते हैं और फिर उड़कर आँखों में आता, और हमारे आँखों में उन सपनों की सच्चाई दिखाई देती है। हमारी आँखों में वो सपने सच होकर घूमते हैं। कैसे घूमेंगे? इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। आरोहण का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, अवरोहण का मतलब होता है नीचे उतरना। तो कवित्री यहाँ सबसे अनुरोध कर रही है, सबसे ये कह रही है, सबको ये सीख दे रही है कि सपनों के उठने यानी कि उत्पन्न होने, पैदा होने और उनके व्यवहार में वापस आने यानी अवरोहण, उनके साकार होने का, सपनों के उठने का, हमारे दिल में सपने पैदा हो, हम सोचें कुछ कि हम ऐसा करेंगे, उसको भी मत रोको, अपनी सोच को मत रोको। अवरोहण यानी कि उन सपनों को हम हकीकत में बदलें, मत बांधो, उनको में भी बाधा मत डालो, हमारे सपनों को साकार होने के रास्ते में भी कोई अड़चन मत डालो, बाधा मत डालो, क्योंकि स्वतंत्रता ही सपनों को साकार करने का एकमात्र सहारा है। क्योंकि अगर हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हमें आज़ादी चाहिए। अगर हमें खुला छोड़ दिया गया, आज़ाद छोड़ दिया गया, हमें काम करने दिया गया अपनी इच्छा से, तभी हमारे सपने साकार हो सकते हैं। हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रयास कर सकते हैं अगर हमें आज़ादी दी जाएगी तब। तो इसलिए कवित्री ने कहा है कि इसका आरोहण भी मत रोको, सपनों को पैदा होने के लिए भी मत रोको कि हम अपने मन में अपने जीवन के लिए जो सपने देखते हैं उसको कंट्रोल नहीं करना कि नहीं सपने देखना अच्छा नहीं होता, सपने मत देखो, ऐसा नहीं करना है। अवरोहण मत बांधो यानी कि उन्हें हकीकत में बदलने के लिए जो कार्य करने हैं उसमें भी कोई अड़चन पैदा मत करो। अब है इन पंक्तियों का प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार से मत बांधो कविता से उद्धृत हैं। उद्धृत का अर्थ होता ली गई हैं। इसकी रचयिता महादेवी वर्मा हैं। कवित्री ने इन पंक्तियों में सपनों की उड़ान को महत्वपूर्ण बताया है। वह चाहती हैं कि सपनों को स्वतंत्र आकाश में उड़ने दिया जाए और प्रत्येक संभव कोशिश की जाए उन सपनों को पूरा करने की। भावार्थ: प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार सुगंध हवा में उड़कर कहीं खो जाती है, वैसे ही सपने भी अधूरे रहकर कहीं खो जाएंगे। इसलिए इन्हें सीमित नहीं करना है, विकसित करना है, विस्तार देना है। भविष्य हेतु देखे गए सपनों को गति देकर आरोह अवरोह के आधार पर प्रत्येक दिशा में बहने देना चाहिए। कवित्री कहती हैं, जिस प्रकार बीज धूल में गिरकर अंकुरित नहीं होता, ठीक इसी प्रकार यदि सपनों की गति में भी रुकावट आ जाए तो वो कभी पूरे नहीं होते। कवित्री का कहना है कि अग्नि धरती पर जलती है और उसका धुआं आकाश में उड़ता है। ठीक उसी प्रकार सपने हमारे दिल में जन्म लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का प्रयास नहीं किया जाए तो वो धुएं की भांति कहीं खो जाते हैं। किसी के सफलता पाने या उन्हें स्वतंत्र रूप से ऊपर नीचे उड़ने देना चाहिए, नहीं तो वे सिर्फ हमारी आंखों में ही कैद होकर रह जाएंगे। अगली पंक्तियां हैं, मुक्त गगन में विचरण कर यह तारों में घिर फिर मिल जाएगा, मेघों से रंगों किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा, नभ
तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ हैं मुक्त, आजाद या स्वतंत्र, विचरण घूमना, मेघ बादल, दीप्ति प्रकाश, भू धरती, शिल्प मूर्तिकला किसी चीज का निर्माण करने का कार्य जो होता है उसे शिल्प कहते हैं, गति रफ्तार या चाल। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है मुक्त गगन में विचरण कर वह तारों में फिर मिल जावेगा। यानी कि अगर हम अपने सपनों को आज़ाद छोड़ दें, हम कोई भी अड़चन ना पैदा करें, कोई भी खलल ना डालें, हम सपनों को स्वतंत्र होने दें, तो वो तारों तक पहुंच जाते हैं, यानी कि आसमान तक चले जाते हैं, यानी कि बुलंदियों तक चले जाते हैं, अर्थात सपने साकार हो जाते हैं। हम मुक्त गगन का मतलब है आज़ाद आसमान में, विचरण करना मतलब घूमना, स्वतंत्र आसमान में हमारे सपने घूमने लगेंगे और जाकर तारों से मिलेंगे, मतलब हमारे जो सपने हैं वो ऊंचाइयों को छुएंगे। मेघों से रंगों किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा, और फिर क्या होगा कि वो मेघों से यानी बादलों से रंग और चमक लेकर के, दीप्ति का मतलब होता है रोशनी, बिजली, दीप्ति चमक आभा, भू यानी धरती पर आएगा। तो कवित्री ये कह रही हैं कि सपने जब स्वतंत्र होते हैं तो वे तारों तक पहुंच जाते हैं, जब सपनों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तो वो अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं या सफलता को प्राप्त करते हैं। वो बादलों से रंग और किरणों से तेज लेकर धरती पर उतरते हैं, अर्थात ऊंचाइयों पर पहुंचकर वे सफल लोगों से सुंदरता और प्रेरणा लेकर ही लौटते हैं। वे बादलों से रंग और किरणों से तेज लेकर ही धरती पर उतरते हैं। क्या करते हैं? ऊंचाइयों पर पहुंच करके जो भी सफल लोग होते हैं उनसे प्रेरणा लेकर के वो लौटते हैं, यानी कि हमारे सपने ऊंचाइयों तक जाते हैं और वहाँ से और ज़्यादा स्फूर्ति, चेतना, प्रेरणा लेकर के वापस आते हैं। स्वतंत्र सपने धरती पर उतरकर धरती को स्वर्ग बना देते हैं। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा और वो सपने धरती पर आकर धरती को स्वर्ग बनाने की कला सिखाएंगे, अर्थात सफल और समृद्ध लोगों से प्रेरणा लेकर अपने सपनों को साकार करके व्यक्ति स्वतंत्र विचारों से समाज को सुंदर और शांतिपूर्ण बना सकता है। इसका अर्थ ये है, साधारण शब्दों में मैं आपको समझा देती हूँ, बहुत ही सरल शब्दों में। इन दो पंक्तियों का अर्थ है स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा, यानी कि जब हम अपने सपनों को आज़ाद छोड़ देंगे तो वो सपने ऊंचाइयों को छुएंगे, मतलब हम कुछ ना कुछ बेहतरीन करेंगे, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेंगे। जब हमारे सपने सफल हो जाएंगे, आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे, उसके बाद वही सपने इस धरती को स्वर्ग बनाने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे सपनों से दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, वो भी वैसे सपने देखेंगे और कुछ अच्छा करेंगे। जब सभी लोग एक दूसरे से प्रेरित होकर अच्छा कार्य करने लगेंगे तो ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। नभ तक जाने से मत रोको। आगे कवित्री कह रही हैं, नभ यानी आसमान तक जाने से इन सपनों को मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। सपनों को सिर्फ धरती पर ही मत रहने दो। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। इन सपनों के ना तो पंख काटो और ना ही इनकी गति को रोको। यहाँ पर कवित्री समाज के सभी लोगों से ये अनुरोध कर रही है कि सपनों को ऊंचाइयों तक जाने से मत रोको, उन्हें धरती से बांधकर मत रखो, सपनों के पंख मत काटो और सपनों की संभावनाओं को मत बांधो। क्योंकि अगर किसी भी पक्षी के पंख काट दिए जाते हैं तो क्या होता है? वो उड़ नहीं सकता है। वैसे ही अगर हम किसी के सपनों को भी रोकेंगे ना, बाधा डालेंगे उनमें, उन्हें बांध देंगे, तो उस व्यक्ति की जो कल्पना शक्ति है वो पूरी खत्म हो जाएगी, तो जो भी अच्छा करने की संभावना है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कवित्री ने कहा है कि अगर हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो सपनों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, आज़ाद छोड़ देना चाहिए। अब है इसका प्रसंग दोनों का सेम ही रहेगा, बस लास्ट की कुछ लाइन बदली हैं, वो देख लीजिए आप।
प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार से मत बांधो कविता से उद्धृत हैं। इसकी रचयिता महादेवी वर्मा है। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम प्रसंग है। कवित्री कहती हैं कि जब हमारी आंखों में सपने आते हैं तो हमें उनका सम्मान करके उन्हें पूरा करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। प्रस्तुत कविता स्वतंत्रता और खुलकर जीने का प्रतीक है। इस कविता के माध्यम से कवित्री प्रत्येक व्यक्ति के स्वतंत्रता पूर्वक अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देती है। जब ये सपने स्वतंत्र आकाश में विचरण करते हैं तो तारों और बादलों के साथ मिलकर फिर धरती पर आते हैं और पूरी धरती में रोशनी फैलाते हैं। यानी जब हम पूरी लगन और हिम्मत से अपने सपनों को पूरा करते हैं और उनमें रंग भरते हैं तो वह सपने पूरे हो जाते हैं और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देते हैं। दूसरों को भी इस बात का एहसास होता है कि यदि हम कोशिश करेंगे तो हमारे सपने भी पूरे हो जाएंगे। कविता की अंतिम पंक्तियों का भाव यह है कि पक्षी अपने पंखों से आकाश में उड़ान भरते हैं, वैसे ही हमारे सपनों को भी उड़ान भरने की आज़ादी मिलनी चाहिए। यदि इन सपनों के पंख काट दिए जाएंगे और इनकी गति को रोक दिया जाएगा तो फिर ये सपने कभी भी साकार नहीं हो सकते हैं। तो ये थी आपकी पूरी कविता। इस वीडियो में आपको मैंने मत बांधो कविता की पूरी व्याख्या शब्दार्थ और प्रसंग के साथ बड़े सरल शब्दों में कराई है और अर्थ मैंने व्याख्या लिखित रूप में भी दी है कि अगर आपको कॉपी में लिखना है तो उसके लिए आपको आसानी हो जाएगी। अब वीडियो के अंत में आकर आपको करने हैं 4 काम। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और एक काम और कर दीजिएगा, जितने प्यारे बच्चे आप हैं उतना ही प्यारा कमेंट जरूर छोड़िएगा। मैं अगली वीडियो में आपके नाम के साथ आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगी। तो अब हम चलते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.